तो आज बात करते हैं सवाई जयसिंह द्वितीय की। एक ऐसा राजा जिसकी शख्सियत में दो अलग अलग इंसान बसते थे। एक तरफ वो थे एक दूरदर्शी निर्माता, एक जीनियस, और दूसरी तरफ एक ऐसा राजा जिसे राजनीतिक मजबूरियों के आगे झुकना पड़ा। उनकी कहानी ना महानता और समझौते के बीच का एक गजब का विरोधाभास दिखाती है। अच्छा जरा सोचिए, एक ऐसा महान और पवित्र अनुष्ठान जिसका जिक्र रामायण और महाभारत तक में मिलता हो, उसे कोई राजा महज दिखावे के लिए एक नाटक की तरह क्यों करेगा? बस यही सवाल है जो आज हमारी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। और इस दिखावे की कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पुराने और प्रतिष्ठित अनुष्ठान से, जिसे करने का सपना सवाई जयसिंह देख रहे थे। और उस अनुष्ठान का नाम था अश्वमेध यज्ञ। देखिए, ये अश्वमेध यज्ञ कोई मामूली पूजा पाठ नहीं था। ये तो शक्ति, सम्मान और साम्राज्य का सबसे बड़ा सिंबल था। मतलब जिस राजा का घोड़ा बिना किसी रोक टोक के पूरे इलाके में घूमकर वापस आ जाता, उसे चक्रवर्ती सम्राट मान लिया जाता था। और इस यज्ञ का वजन आप इसी बात से समझ सकते हैं कि इसे भगवान राम से लेकर महाभारत के नायकों और पुष्यमित्र शुंग जैसे बड़े बड़े सम्राटों ने किया था, अपनी ताकत और संप्रभुता साबित करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, जयसिंह भी इसी महान परंपरा का हिस्सा बनना चाहते थे। लेकिन यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जयसिंह की जो ये बड़ी महत्वाकांक्षा थी, वो उस वक्त की राजनीतिक हकीकत से जा टकराई, और नतीजा, ये महान यज्ञ एक मजाक, एक तमाशा बनकर रह गया। असल में जयसिंह एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए थे। उनकी सीमा पर दो ताकतवर पड़ोसी, मेवाड़ और मारवाड़, घात लगाए बैठे थे। दोनों ही अपनी सेनाओं के साथ तैयार थे। अगर जयसिंह का घोड़ा जयपुर की सीमा से जरा सा भी बाहर निकलता तो उसे फौरन पकड़ लिया जाता। और उस जमाने में एक राजा के लिए इससे बड़ी बेइज्जती और कुछ नहीं हो सकती थी। तो अब इस बेइज्जती से बचने के लिए एक बहुत ही अजीबोगरीब रास्ता निकाला गया। तय हुआ कि असली यज्ञ नहीं होगा, बल्कि यज्ञ का एक नाटक किया जाएगा, एक अश्वमेध स्वांग। अब जरा इस सिचुएशन की कल्पना कीजिए, कितनी मजाकिया है ये। शहर के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। यज्ञ का घोड़ा शहर के अंदर ही गोल गोल घूम रहा है, और राजा की सेना ऐलान कर रही है कि खबरदार जो किसी ने घोड़े को रोका। अरे भाई, रोकेगा कौन? पूरा शहर तो राजा के ही कंट्रोल में था। ये वाकई में एक तमाशा था। लेकिन इस शाही नाटक के बीच एक सैनिक ऐसा भी था जिसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका नाम था दीप सिंह कुंभाणी। उन्हें लगा कि ये उनके कछवाहा वंश का, उनकी आन बान शान का अपमान है, और उन्होंने फैसला किया कि वो इस दिखावे को चुनौती देंगे। तो जैसे ही यज्ञ का घोड़ा उनके घर के पास से गुजरा, दीप सिंह ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर शाही सेना का पूरी बहादुरी से सामना किया। वो जानते थे कि उनका अंत निश्चित है, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। वो राजा के इस राजनीतिक नाटक की असली और दुखद मानवीय कीमत थे। लेकिन रुकिए, ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है, क्योंकि इसी राजा की एक और पहचान भी है, जो इस राजनीतिक समझौते की कहानी से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। और ये कहानी है उनकी शानदार दूरदर्शी सोच की। जी हाँ, जिस राजा ने अपनी ताकत साबित करने के लिए एक नाटक रचा, उसी राजा ने एक ऐसा शहर बनाया जिसे आज भी 300 साल बाद भी शहरी नियोजन का एक जीता जागता चमत्कार माना जाता है। जब जयसिंह जयपुर की योजना बना रहे थे, तो उनकी नज़र सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास शहर बनाने के लिए दुनिया भर से नक्शे मंगवाए। चीन के कैंटन से लेकर इराक के बगदाद तक के नक्शों की स्टडी की। इस पूरे शहर की योजना के केंद्र में एक संख्या थी, सिर्फ एक नंबर, और वो था 9। पर 9 ही क्यों? इसका कारण ये था कि पूरे शहर को 9 बराबर चौकोर हिस्सों में बांटा गया था। ये 9 हिस्से हिंदू ज्योतिष के 9 ग्रहों को दर्शाते थे। ये विज्ञान और आध्यात्मिकता का एक कमाल का मेल था। हर एक ब्लॉक में पहले से तय था कि बाजार कहाँ होंगे, मंदिर कहाँ होंगे और महल कहाँ होगा। उस जमाने के बाकी भारतीय शहरों को सोचिए, जहाँ संकरी, भूल भुलैया जैसी गलियां होती थीं। उसके ठीक उलट जयपुर को चौड़ी और बिल्कुल सीधी सड़कों के साथ बनाया गया था, जैसे कोई चेस बोर्ड हो। यहाँ कोई भी गली बंद नहीं होती थी। हर रास्ता एक मेन रोड से जाके जुड़ता था। ये आज से 300 साल पहले भविष्य के ट्रैफिक और विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई प्लानिंग थी। और हाँ, शहर की सुरक्षा के लिए
जय सिंह ने पास की पहाड़ी पर एक किला भी बनवाया। उन्होंने इसका नाम रखा था सुदर्शनगढ़, जो भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र से प्रेरित था। ये नाम इस बात का प्रतीक था कि ये किला हमेशा जयपुर के रक्षक के तौर पर खड़ा रहेगा। तो अब हम सवाई जयसिंह की इन दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियों को एक साथ लाते हैं। एक तरफ एक मजबूर राजा है, तो दूसरी तरफ एक जीनियस निर्माता। तो ये है सवाई जयसिंह के दो चेहरे। एक तरफ एक प्रैक्टिकल शासक जो जंग टालने के लिए एक दिखावा करता है, भले ही उसकी कीमत उसके ही एक वफादार सैनिक को अपनी जान देके चुकानी पड़े। और दूसरी तरफ एक महान दूरदर्शी जो विज्ञान और ज्योतिष के आधार पर एक ऐसा शानदार शहर बनाता है जो आज भी लाखों लोगों का घर है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि इतिहास को उन्हें कैसे याद रखना चाहिए, एक समझौता करने वाले राजा के तौर पर या एक महान दूरदर्शी के तौर पर। शायद उनकी असली विरासत इसी उलझन में, इसी जटिलता में छिपी है, जो हमें ये सिखाती है कि इतिहास और महान लोग कभी भी सीधे और सरल नहीं होते।